वालदैन ने तो नाम साहिर हुसैन रखा, फिर इसे बदल कर यासिर हुसैन कर दिया। अच्छा था आप अदाकारी के जादूगर होते। अच्छा, मैंने नहीं किया यासिर हुसैन, वो मेरे वालिद साहब ने चेंज कर दिया था। वो कुछ उनके दोस्त वगैरह आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा नाम नहीं होता, साहिर जादूगर होता है इसका मतलब, तो बच्चे पे असरात ना हो जाए, तो इसका नाम चेंज करके यासिर कर दें। और फिर एक तरह से अच्छा ही, वो साहिर लोधी साहब वैसे ही पहले से मौजूद थे। वालिद साहब की शख्सियत का कितना असर आप में मौजूद है? फैज़ अहमद फैज़ और जॉन एलिया के जानने वाले थे। आर्ट्स मेरे ख्याल में उन्हीं की तरफ से आया है, ये जो एक्टिंग हुई या थिएटर हुआ या मूवीज़ हुई ये सब, और शायरी का भी शौक़ है, सुनने की हद तक, करने की हद तक नहीं, लेकिन ये सब उन्हीं की तरफ से है। ये इतना ही है इन्फ्लुएंस। बाकी है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। कसीरुल अयाल थे आप। कितने बहन भाई हैं? जी हम 12 बहन भाई हैं, मैं 12वें नंबर पे हूँ। आमतौर पर फैमिली बड़ी हो, बहन भाई ज़्यादा हो, उसमें छोटे बच्चे ज़रा इग्नोर हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? मेरे ख्याल में तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, क्योंकि वो बड़े बहन भाई भी आपके माँ बाप जैसे हो जाते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना शुरू कर देते। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ। किससे ज़्यादा मुतासर रहे बहन भाइयों में से? कैसे आर्ट की लाइन कैसे इख्तियार की? मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, शुमाइला, वो एक म्यूज़िशियन है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, सिंगर है। तो वो एक आर्ट स्कूल में पढ़ रही थी, तो वहाँ, और उसको ज़्यादा आर्ट स्कूल का शौक़ हुआ था। एक मेरे भाई हैं नासिर हुसैन, उनसे वो तस्वीरें बनाया करते थे, तो उन्हें देख के शुमाइला को शौक़ हुआ। वो आर्ट स्कूल गई, वहाँ से उसको पता चला कि इस तरह एक्टिंग करवाई जा रही है इस्लामाबाद में, तो उसने मुझे बताया। मेरा शौक़ एक्टिंग का था, तो मैंने वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से फिर एक रास्ता बन गया और मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। वो अब म्यूज़िक बनाती हैं, दुबई में रहती हैं, और फिल्मों और ड्रामों के लिए, और मैं तो आप एक ख़ानदान के दो फनकार हैं? हाँ जी, इस दो आर्टिस्ट हैं जी, इस ख़ानदान में दो ही हैं। आपने अपने कैरियर का आगाज़ तो थिएटर से किया, और ज़्यादातर अनवर मकसूद के जो ड्रामे थे, प्लेस थे, उनमें काम किया। इसका आपकी शख्सियत पर कितना असर पड़ा? वो तजर्बा मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा तजर्बा है, क्योंकि अनवर साहब जैसे लोगों के साथ काम करना बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। उतने अच्छे स्क्रिप्ट मिलना, बहुत लकी एक्टर्स होते हैं जिनको उतने अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। तो मुझे शुरू से उनके स्क्रिप्ट्स की आदत हो गई है, इसलिए मैं शायद अब कम काम करता हूँ, क्योंकि मुझे उतने अच्छे जुमले, उतनी अच्छी लिखी हुई कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो अनवर साहब के साथ काम करना तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, और मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ भी हूँ उसमें अनवर साहब के साथ जो मैंने वक्त गुजारा है और जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ कि जो आज अगर मैं जिस भी मकाम पे हूँ, वो अनवर साहब के साथ गुजारे हुए वक्त की वजह से ही है, जो कुछ मैंने सीखा है। आप ख़ुद भी लिखारी हैं, आप ख़ुद किससे मुतासर हैं अपनी लिखाई में? अपने जो तहरीर है उसमें तंज़ो मज़ाक का सहारा लेते हैं अनवर मकसूद साहब की तरह, या बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं? नहीं जी, तंज़ो मज़ाक का सहारा तो लेना पड़ता है। जो सिचुएशन है उसमें आप सीधी बात कहाँ कर सकते हैं, अंदर से ही निकल आता है कुछ ना कुछ तंज़ो मज़ाक। तो अनवर साहब से बेहतर कौन हो सकता है, और उनके साथ अगर वक्त भी गुजारा हो तो आपको उस तरह आप होते जाते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत उनसे इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन उन जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी कोई भी नहीं हो सकता, वो एक ही हैं। तो हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि उनसे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड ज़रूर हूँ। आपका ताल्लुक़ कश्मीर के राजपूत घराने से है, कुछ अरसा आप रावलपिंडी में रहे, तो पंजाब का असर है, कराची का असर है आपकी शख्सियत पर, या आज़ाद कश्मीर के बीज जो हैं वही आगे बढ़े हैं? असल में हुआ ये कि मेरे दादा जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे, तो जब मेरे वालिद साहब पैदा होने वाले थे तो वो कश्मीर से जेलम आ गए थे। अच्छा। तो ऑलरेडी पंजाब आ गए थे। वहाँ पे मेरे अब्बा पैदा हुए, और फिर उन्होंने कुछ अर्सा आज़ाद कश्मीर गुजारा। फिर अब्बा ने भी ज़्यादा ज़िंदगी कराची में गुजारी, और वहीं उनकी शादी हुई, वहीं हम सब पैदा हुए। फिर मैं बचपन में रावलपिंडी शिफ्ट हो गया, मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई, फिर मैंने थिएटर वहाँ शुरू किया इस्लामाबाद में, और उसके बाद फिर मैं दोबारा कराची चला गया। तो अब मैं कराची में रहता हूँ, तो इसलिए पंजाब का असर भी है और कराची का असर भी बराबर है, दोनों। मैंने जब वो फिल्म लिखी थी कराची से लाहौर, तो वो अक्सर लोग जो कॉम्प्लीमेंट देते थे वो ये कहते थे कि आपके ह्यूमर में दोनों तरफ का एक मज़ा है, लाहौर का भी है और कराची का भी है, तो शायद वो दोनों तरफ बराबर है। खानों के भी शौकीन है, पसंदीदा डिश कौन सी है? मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, अरवी का सालन बहुत पसंद है, भिंडियाँ बहुत पसंद है। और पका भी लेते हैं? जी, खुद पका भी लेता हूँ। कौन सी चीज़ अच्छी बनाते हैं? मछली अच्छी बना लेता हूँ। अच्छा। कढ़ाई बना लेता हूँ, और पुलाव बना लेता हूँ,
ऑमलेट्स बना लेता हूँ। अच्छा, आप तो काफ़ी चीज़ें बना लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर हो तो मिलके एक रेस्टोरेंट कर लेते हैं क्योंकि आप भी खाने के काफ़ी शौकीन है, मैं देखता हूँ। उर्दू शायरी में किससे मुतासर हैं? आपके वालिद जॉन एलिया के दोस्त थे, फैज़ के जानने वाले थे। आप ये बताएंगे आप किससे मुतासर हैं? आपका भी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कंटेंट है। शायरी मैं सुनता हूँ, मेरा बस बुरी बात यह है कि मुझे शेर याद नहीं रहते। आजकल जो शायर ज़्यादा मैं सुनता हूँ वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अली ज़रियून उनका नाम है, और वो आजकल बड़े पॉपुलर शायर हैं। उनके मुशायरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वरना जॉन साहब को पढ़ते हैं, और फैज़ साहब को तो अब्बा ने बचपन में ही ज़बरदस्ती पढ़ाया था कि ये तो ज़रूर पढ़ना है। तो मुझे जालिब भी बहुत पसंद है। तो जो भी जिसने भी कभी इनकलाब की बात की है वो वैसे ही दिल को लगता है। आप खुद भी इनकलाबी हैं? वो कौन इनकलाबी नहीं है सर? इस तरह की सूरत हाल में तो हर बंदा इनकलाबी है। आप नहीं है? नहीं, ज़्यादातर लोग तो स्टेटस को के हामी होते हैं। सर मैं दिल से तो यही कहूँगा कि मैं इनकलाबी हूँ, और इनकलाब आए इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं, तो आप सोशलिस्ट इनकलाब के हामी हैं या आवामी इनकलाब के, या फिर ऐसे इनकलाब से जिससे लोगों की तकदीर बदल जाए? ये तीसरी चीज़ सबसे बेहतर है, क्योंकि बाकी दोनों में किसी ना किसी पॉइंट पे मैं फंस जाऊंगा। तीसरी चीज़ इसलिए अच्छी है क्योंकि असल में तो हम सब यही चाहते हैं कि हालात बेहतर हों। जो हाल है इस वक्त मुल्क में क्या दुनिया में गरीब का, वो बेहतर हो। मेरे अब्बा भी यही कहा करते थे और मेरी भी तरक्की पसंद नुक्ता नज़र के हामिल थे। जी बिल्कुल थे, और वो चाहते थे कि सब एक बराबरी का निज़ाम हो और सब लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और आई थिंक ये एक आम इंसान की यही सोच होनी चाहिए। आपने स्ट्रीट थिएटर में बड़ी दूर दूर जाकर परफॉर्म करते रहे, आजकल ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह हुई? अब तो सर सड़कों के वो हालात नहीं रहे कि आप किसी टीम को लेके कहीं पहुंच जाएं। मैंने ये किया था 2004, 5, 6 इस तरह के टाइम में। उस वक्त तो बड़ी दहशतगर्दी थी। लेकिन हम करते थे ये पहाड़ी इलाकों में, अमूमन बनीगाला में। यासिर साहब, आप तनाज़ात की जद में रहते हैं अक्सर। कभी तरकश ड्रामों पर आप तनकीद करते हैं, कभी किसी साथी से सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ करते हैं। आपको अच्छा लगता है तनाज़ात में रहना? मेरा बेटा माशाल्लाह 1 साल का होने वाला है। हाँ। मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं, तो उसके बाद तो मेरे कोई तनाज़ात आए नहीं। बाकी अदाकारों के आते रहते हैं, क्योंकि वो मैंने मेरे ख्याल में सिखा दिया सबको। अब वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये एक हेल्दी के बाद आपने तनाज़ात में उलझना बंद कर दिया? हाँ जी, इंसान बदल जाता है थोड़ा सा। इसमें उनका ये हाथ नहीं है कि उन्होंने कहा है कि बंद कर दें, लेकिन खुद ही आपका वक्त ही नहीं रहता आपके पास। घर के 100 काम होते हैं, खाना पकाना, बर्तन धोना, बच्चे संभालना। ये सारा कुछ आप खुद करते हैं? नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप भी कुछ करती हैं? हाँ? नहीं, इकरा भी कुछ करती हैं कि नहीं जी, हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं घर के। बाकी जो आपने छेड़छाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वो अपनी फ्रेटर्निटी के लोग, जैसे आपने कभी कोई आप ट्वीट करें और मैं उसमें जवाबी ट्वीट कर दूं, तो ये एक हेल्दी चीज़ होती है। आई थिंक ये होनी चाहिए। इतना इंसान का दिल खुला होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप एक दूसरे से कम से कम बात कर सकें इस बारे में, या किसी भी बात पे ओपिनियन। बुरा तो नहीं मान जाते कई लोग? तो कई लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। तो वो एक और रिवायत भी हमारे यहाँ फील्ड में कि वो कोई अगर किसी ने कोई बात कह दी और लोग उसके दुश्मन हो गए, तो 4 लोग आके उसे गलत कह देते हैं ऐसे ही, ताकि जो लोग आपके दुश्मन हुए हैं वो उनके दोस्त बन जाएं। तो वो भी होता है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो वो शायद उस तनाज़े को और ज़्यादा बड़ा कर देता है, वरना इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितना उसे बड़ा कर दिया जाए। क्या लिखवाया हुआ है, क्या एनग्रेव करा रखा है? ये जी मेरी बीवी का नाम है, इकरा। अच्छा, ये अरबी में लिखा हुआ है जी। गुड। तो ये आपने पक्का लिखवा लिया आपने? हाँ जी, अभी शादी कर लिया, इससे पक्का क्या हो सकता था? नहीं तो ये तो बड़ा तकलीफ से नहीं होता? हाँ जी, काफ़ी तकलीफ देता। ये वाला पाकिस्तान से बनवाया, बाकी जितने बॉडी में वो सारे बाहर से। आपकी फिल्म जावेद इकबाल पाकिस्तान में तो चल ना सकी, लेकिन बरतानिया में बड़ी मकबूल हुई, क्या वजह थी? बरतानिया में इज़्ज़त बहुत वसूल की हमने। एक तो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल का ये ओपनिंग फिल्म रही। हालांकि वहाँ पे इंडियन मूवीज़ थी, वहाँ पे भूटान की फिल्में थी जो कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेकर गई। वहाँ पे और बहुत सारी मूवीज़ थी मुल्कों की, 20-25 ममालिक की फ़िल्म थी। उसमें हमारी फ़िल्म को फेस्टिवल की ओपनिंग फ़िल्म के तौर पे चुना गया, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके अलावा मुझे बेस्ट एक्टर का, मेरे डायरेक्टर अबू लहया को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, तो ये बहुत अच्छी बात थी। फिर फिल्म के बारे में वहाँ बहुत चर्चा थी, हमारे शोज़ सबसे ज़्यादा थे।
ये वाहिद फिल्म थी और पूरे फेस्टिवल की जिसके सबसे ज़्यादा शोज़ थे। ये तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इजाज़त मिल रही? सर आपके तो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो सोचा था आपसे रिक्वेस्ट करूँ अकेले में कि ये चलवा दें फिल्म। नहीं, अब तो जब सारी दुनिया में चल गई तो अब क्या मसला रह गया? आई डोंट नो क्या मसला है, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ फ़िल्म को उस तरह से लिया नहीं जाता। अगर फिल्म में एक किरदार है और उसका कोई ओपिनियन है किसी भी बारे में तो उसको उसी तरह देखा जाए। वो ना यासिर हुसैन कह रहा है, ना राइटर कह रहा है, ना डायरेक्टर कह रहा है, वो किरदार कह रहा है और किरदार तो कुछ भी कह सकता है। तो आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अंदर दुनिया भर में फिल्में बनती हैं जिसमें हम देखते हैं कि पुलिस को बहुत बुरा भला कहा जाता है। हमारे पड़ोस में बहुत फिल्में बनती हैं, पूरा 90s हम बचपन में यही फिल्में देखते रहे। तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है और ये तो सच्चा वाक़या था। हमें अपनी गलतियों को ओन करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे मेरे ख्याल में। तो ये एक चीज़ है जो शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। सेंसर ने पहले पास कर दी थी, उसके बाद फिर प्रीमियर पे रोक ली उन्होंने। बादशाह लोग हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता उन्हें। आप सादत हसन मंटो को बड़ा एडमायर करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्या उन पर कुछ लिखने का इरादा है या उनका किरदार निभाना चाहते हैं दोबारा से? जी बहुत दिल था उनका किरदार अदा करने का, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ और ऐनक भी लगाता हूँ, फेस कट भी कहीं ना कहीं गोल सही है उन जैसा। तो लेकिन जब सरमद को सरमद साहब ने वो रोल किया तो उन्होंने तो बहुत ही अच्छा किया, मगर वो हर एक्टर को ऐसा लगता है कि अगर मैं करता तो ज़्यादा अच्छा करता। लेकिन चूँकि वो कर चुके हैं अब तो नहीं। लेकिन अगर कभी दोबारा क्योंकि मंटो का काम इतना ज़्यादा है कि उन पर 10 फिल्में भी बनाई जाएँ तो कम है। तो अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह। 2 फिल्में बनी हैं मंटो पे, एक सरमद खुसट पाकिस्तान से और एक नवाजुद्दीन ने वहाँ बनाई। मुझे सरमद खुसट ज़्यादा अच्छे मंटो लगे नवाजुद्दीन से। मुझे नवाजुद्दीन साहब के मंटो वैसे मुझे बहुत पसंद है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन उनके मंटो में ऐसा लग रहा था जैसे अभी मंटो जेब से खंजर निकाल के उस अगले बंदे का पेट काट देंगे या गोलियां निकाल के मारना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा वो उनका अपना एग्रेसिव, उनका अपना पुराना जो किरदार वो जिस तरह से करते हैं अमूमन, वो नज़र आ रहा था मुझे, जबकि सरमद मुझे ज़्यादा बेहतर मंटो लगे। मेज़बान, लिखारी और फिर अदाकार, ये सारे किरदार कैसे निभा लेते हैं? सर मुझे वैसे तो बेसिकली मैं अदाकार हूँ, थिएटर किया है, थिएटर में ही अदाकारी किया है। थिएटर के बाद टीवी करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो टीवी ड्रामा क्यों नहीं करना चाहते? सर टीवी ड्रामा थिएटर किया हुआ कोई भी इंसान नहीं करना चाहता। जिसने भी ज़िंदगी में थिएटर किया है वो फिल्म करना चाहेगा, टीवी कभी नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि छोटी स्क्रीन पे आ जाते हैं आप। थिएटर एक बड़ा पर्दा है, पर्दा खुलता है, आप खड़े में, एक बॉडी लैंग्वेज है, अदाकारी में एक बॉडी लैंग्वेज है, आपकी वॉइस प्रोजेक्शन है उसके अंदर। टीवी में वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है क्योंकि माइक आपके यहाँ लगा है, आप बहुत अच्छे से वॉइस प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते। आप इतना मीडियम है, क्लोज का मीडियम है सारा, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मर जाती है। तो एज एन एक्टर आप आधे रह जाते हैं मेरे ख्याल में। तो इसलिए फ़िल्म ज़्यादा बेहतर लगती है एक थिएटर किए हुए इंसान को। थोड़ी लार्जर देन लाइफ होती है, थिएटर में भी टिकट ख़रीदते हैं, फिल्म में भी टिकट ख़रीदते हैं, दोनों जगह पर्दा खुलता है, लाइन लगती है, सीटिंग होती है, आप अपने घर से निकल के कंफर्ट जोन से निकल के आते हैं देखने के लिए। टीवी में ऐसा नहीं है, टीवी में तो बटन दबा के देख रहे हैं। तो वो दोनों मीडियम मिलते जुलते हैं, टीवी ज़रा डिफरेंट है। यासर साहब, आप अपने ड्रेस से भी अदाकार लगते हैं, ख़ासकर ये शूज़ हैं या आपका कुर्ते का स्टाइल है, आपकी पैंट का स्टाइल है, तो क्या वाकई आप अपना एक स्टाइल बनाते रहते हैं? नहीं, बिल्कुल सादा इंसान हूँ। ये कॉटन का कुर्ता है, ये एक जीन्स की पैंट है, ये जूते ज़रूर आप कह सकते हैं कुछ फैशन के होंगे। ये भी मैं इंग्लैंड गया था तो वहाँ मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिए। तो इसी तरह गले में आपने मुख्तलिफ मन के हार ये एक है, ये मैं हमेशा पहनता हूँ। और ये चेन जो है, ये अभी मैंने एक ड्रामा किया बादशाह बेगम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गले में पहनी है, तो ये चेन फिर रह गई, ये उतारी नहीं। फिर ये हाँ, ये भी उसी ड्रामे का है, तो कुछ ना कुछ किरदार का साथ लेके चल रहा हूँ जब तक दूसरा कैरेक्टर नहीं करता। और कानून में ये तो जी मेरे ख्याल में बचपन से ही कह लें, ये बचपन से मतलब ये कोई मैंने 18 साल की उम्र में करवाए थे, उसके बाद कभी उतारे नहीं। अच्छा, कभी कोई कैरेक्टर करना हो तो पता नहीं, मैंने कुछ सोच के नहीं करवाया था, बस वो पहन लिए। मेरी अम्मा को पसंद थे, अच्छे लगते थे उन्हें मेरे लंबे बाल और ये, तो वो फिर कभी उतारे ही नहीं। और अब कभी कोई डायरेक्टर अगर कहते हैं कि यार ये उतार दें तो उतार देता हूँ और शूट के बाद दोबारा पहन लेता हूँ। भरे मजमे में इकरा अजीज़ को शादी की पेशकश कर दी, क्या ये सब कुछ सोच समझ कर किया या ऐसे ही फ़ौरन
जज्बात में आ गए और ये कर दिया? नहीं जी, ये सोच समझ के किया। मेरी हद तक प्लान था ये। आप तो ख़ुद वहाँ मौजूद थे, आपसे मुलाकात भी हुई थी शायद इससे पहले। तो मैं जानता था, फ़रिया अल्ताफ़ जानती थी, फीफी हारून जानती थी। हम 3 लोगों को पता था, और जिन्होंने अंगूठी डिज़ाइन की थी उनको पता था। चौथा शख्स इकरा को भी पता था? नहीं, इकरा को नहीं पता था जी। चौथा शख्स जो था, जिसको पता चला था, वो सवा कमर थी, क्योंकि उनके साथ मैं एक एक्ट कर रहा था। हमने वो परफॉर्मेंस दी और हम बैक स्टेज जा रहे थे। तो बैक स्टेज उनको छोड़ने के बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं इकरा को प्रपोज़ करने जा रहा हूँ। तो वो वहाँ ऐसे खड़ी रह गई कि वाकई, और मैं आया और मैंने प्रपोज़ कर दिया। तो और किसी को नहीं पता, इकरा का तो बिल्कुल नहीं पता था। तो लोगों ने कहा कि नहीं जी पता था, प्लान था। इतनी प्लानिंग करके मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। तो मैं ये ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं की? नहीं जी, इतनी प्लानिंग नहीं मैं करता कि मैं 2010 में ये करूँगा तो 2025 में मैं यहाँ आऊँगा, इतना मैं नहीं सोचता। हालात के रहम व करम पर आप, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। हालात आप देखें ना, एक दिन में चेंज हो जाते हैं। तो आप जितनी भी प्लानिंग कर लें, कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं क्यों खामखा प्लानिंग करके अपना वक्त ज़ाया करूँ, अगर एक चीज़ अच्छे फ्लो में ले ही जा रही है तो। यासिर साहब, दुनिया में कहाँ घूमे, कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? मुझे इंग्लैंड बहुत पसंद है, लंदन बहुत पसंद है। इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वहाँ फिल्म करने गए थे तो वो कुछ दिन का एक्सपीरियंस था मुंबई का, वो बहुत अच्छा था। श्रीलंका मुझे बहुत पसंद है। अब तो उनके हालात मेरे ख्याल में ख़राब हो गए हैं, लेकिन वैसे बहुत खूबसूरत बीचेज़ हैं, बहुत अच्छा सी फूड है। बॉम्बे के में काम करने का जो तजर्बा है वो कैसा रहा? वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इनका कैसे तकाबल करेंगे? तो 100 साल का फ़र्क है पूरा, अगर कम नहीं तो 100 साल का तो है। वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, उनके यहाँ इस काम को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है, और वो लोग बहुत दिल से काम करते हैं। वो जब सेट पे आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। और सिर्फ एक्टर नहीं, जो उनके टेक्नीशियंस हैं, जो उनके स्पॉट बॉयज़ हैं, वो भी। एक छोटा सा वाक़या है कि हम मड आइलैंड में शूट कर रहे थे और एक वैनिटी वैन थी मेरी, तो वहाँ बारिश हो गई। तो मड आइलैंड में कीचड़ ज़्यादा है, चिकनी मिट्टी ज़्यादा है। तो वो मैं जब वैन में जाने लगा तो वो एक स्टेप रखना था मैंने और ऊपर चले जाना था वैन में, लेकिन वो स्पॉट बॉय ने कहा सर 1 मिनट रुक जाएं। वो छतरी लेके खड़ा रहा। दूसरे स्पॉट बॉय ने एक वुडन एक तख्ता था जिसके ऊपर एक काला कपड़ा चढ़ा के पिन लगाई, फिर उसे रखा, तो कहा कि सर आप पाँव रखें। तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन मुझे याद रह गई। वहाँ पे मेकअप रूम में, एक्टर के मेकअप रूम में कोई विस्पर से ज़्यादा बात नहीं कर सकते आपस में कि अदाकार रेस्ट कर रहा है या सीन प्रिपेयर कर रहा है, तो ज़ोर से कोई बात ना करे। यार साहब, आप सबसे ज़्यादा खुश ज़िंदगी में किस बात पर हुए, और सबसे ज़्यादा गमनाक किस बात पर? गमनाक तो जी जब वालिदैन चले गए, उससे ज़्यादा गमनाक तो कुछ था नहीं, ना हो सकता है। खुशी बेटे की पैदाइश पे बहुत खुश हुआ मैं। हाँ जी, जब मुझे पता चला कि वो दुनिया में आ गया। और आपने नाम उसका कबीर रखा है अपने बेटे का? जी, कबीर हुसैन। कबीर हुसैन, इसकी क्या वजह है? कबीर नाम मुझे पसंद है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, और कम लोग रखते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रखते। भगत कबीर को कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो मैं भी यही समझाऊँ कि शायद भगत कबीर से आपने। हाँ जी, वो इंस्पायर्ड तो वहाँ से हुए थे, लेकिन शुरू में मुखालफत हो रही थी कि नहीं यार ये नाम नहीं रखना, लेकिन मैंने ज़िद की कि यार यही rखना है, तो फिर रख दिया। लेकिन अब जिसको बताते हैं वो कहते हैं जी हम भी अपने बच्चे का यही सोच रहे थे। अपने दोस्त मुनीब नवाज से मिलने आए। ईद की शॉपिंग के लिए कपड़ों की सिलेक्शन की। मुनीब साहब बताएं, यासिर साहब कैसे दोस्त हैं, कैसे एक्टर हैं, कैसे इनके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? बहुत मेहनती इंसान है, सच्ची बात। लोगों को उसकी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल की वजह से लोगों को जानते हैं, बट मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, जब मेरे ख्याल से बहुत कुछ बना हुआ नहीं था, जब इसकी मशहूरी जो थी ना वो यही थी कि ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन मुनीब जो है, इन्होंने सही कह रहे हैं, जब मैंने थिएटर के बाद फिल्म की थी तो मुझे जाहिर है कोई नहीं जानता था थिएटर में, तो आप ये जो बहुत ही कम लोग देखने आते हैं,
तो तब मैं इनके पास आया था, इन्होंने बड़ी मेरी मदद की थी, मुझे प्रीमियर के कपड़े बना के दिए थे और मुझे मोशंस के कपड़े बना के दिए थे। तो मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि जिन डिज़ाइनर्स को हम ऐसे देखते हैं कि यार इनके तो यहाँ पे और लंदन में और इधर उधर आउटलेट्स हैं, ये कहाँ हमें मुँह लगाएंगे, हम तो इनके किसी काम नहीं आ सकते। तब मुझे अंदाज़ा हुआ था ये तो बड़ा दूर का सोचते हैं। तो ये देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि यार जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जो इज़्ज़त देता है ना वो फिर होती है, किसी वजह से होती है। यासिर साहब, आपको अदाकारी के शोबे में आए हुए 14 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अगर मैं थिएटर से काउंट करूं तो मैं 16 साल की उम्र से कर रहा हूं अदाकारी। लेकिन स्क्रीन पर आपकी अपीयरेंस बड़ी कम है। या ऑफर्स नहीं आती, आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपको स्क्रिप्ट नहीं अच्छा लगता, क्या वजह? पहली बात तो बहुत कम काम करना चाहता हूँ खुद ही, मैं ज़्यादा काम करना ही नहीं चाहता। मैं उतना ही काम करना चाहता हूँ जितने में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, क्योंकि मेरा पैशन पहले है, मेरी मजदूरी बाद में है ये। तो प्रोफेशन मैंने इसको बना तो लिया है, लेकिन मैं प्यार इतना ज़्यादा करता हूँ इस काम से कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। बाकी ये है कि ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा आती हैं, टीवी की, ड्रामों की बहुत ऑफ़र्स आती हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही चूज़ी हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। इतना कम काम भी नहीं करना चाहिए, मेरा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काम है। लेकिन मेरे बाकी काम ऐसे हैं कि अगर उनको भी काउंट किया जाए तो फिर ठीक है काम। जैसे मैंने अभी एक ड्रामा डायरेक्ट किया है जो टीवी पे चल रहा है अभी, आज टीवी पे, कोयल के नाम से। अभी मैं एक और ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है लगड़ बग्गे, वो एक और चैनल के लिए है। तो मेरे ये भी काम है। मैंने फ़िल्म्स लिखी हैं, वो भी मेरे काम है। मेरी जो फ़िल्म्स, 3 फिल्म्स अभी, एक जावेद इकबाल है कि ये है पीछे तो देखो, एक चौधरी है, तो 3 फिल्म्स आ रही हैं, तो ये भी काम है। तो इन सारी चीज़ों को काउंट करें, एज अ टीवी एक्टर मेरा काम बहुत कम है, बट थिएटर में मैंने बहुत काम किया है, फिल्म में बहुत काम किया है, होस्टिंग में काफ़ी काम किया है। मैं बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं करता कि मैं हर कॉर्पोरेट शो में भी नज़र आऊँगा या मैं हर एड में भी नज़र आऊँगा, उस तरह नहीं है। लेकिन जितना काम करना चाहिए उतना ही मुनासिब है। मुझे बहुत ज़्यादा दिखने का भी शौक़ नहीं है कि मैं हर जगह नज़र आ रहा हूँ। मैं इतना चाहता भी नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, सड़क पे चलते हुए मुझे परेशानी ना हो। क्योंकि सड़क पे चलते हुए आपको कोई रोके तो आपको बुरा लगता है? बुरा तो कभी भी नहीं लगता। वो हमारे एक दोस्त हैं वजाहत रऊफ डायरेक्टर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। कहते हैं कि यार अवार्ड मिले तो खुशी होती है। अमून ये सवाल होता है जी आपको अवार्ड मिला कैसा लगा, तो कहते हैं अवार्ड मिले तो खुशी होती है। कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि यार बड़ा जहर लगा, दिल ख़राब हो गया नहीं मिलना चाहिए था, आइंदा कोशिश करूँगा कि बुरा काम करूँ, ये तो कोई नहीं कहेगा। तो लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है। मगर एक पर्सनल लाइफ जो है मेरे ख्याल में वो सबसे कीमती चीज़ है, उससे कीमती कुछ भी नहीं है। आप खुद ये बात समझते होंगे। आप तो माशाल्लाह बहुत मशहूर इंसान है पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया भर में। आपका शो हम पता नहीं कब से देख रहे हैं, तो बच्चा बच्चा आपको जानता है। जब आप बाहर निकलते होंगे तो कितनी मुश्किलात का सामना आपको होता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि बस एक नॉर्मल ज़िंदगी रहे मेरी। शोबिज़ की शादियाँ कोई बड़ी देर पा नहीं होती। आपकी और इकरा अजीज़ की शादी बड़ी अच्छी चल रही है, कि आपके जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ की वजह क्या है? एक तो मैं ये नहीं मानता कि शोबिज़ की शादियां देर पानी होती। मोहम्मद अली ज़ेबा हैं, दिलीप कुमार सायरा बानो हैं, ये भी शोबिज़ की शादियां हैं। जॉन रैम्बो और साहिबा हैं, ये भी शोबिज़ की शादी है। और जवेरिया सऊद हैं, ये भी शोबिज़ की शादी है। आयज़ा और दानिश हैं, ये भी शोबिज़ की शादी है। तो शोबिज़ की बहुत सारी शादियां हैं जो बहुत पुरानी हैं और बहुत अच्छी माशाल्लाह चल रही हैं, और दोनों लोग बहुत कामयाब भी हैं, तरक्की कर रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके। तो पहली बात तो मैं ये मानता नहीं कि नहीं चलती शादियां। आजकल वैसे ही नहीं चलती, चाहे वो शोबिज़ की हों या बैंकर्स की हों या वो टीचर्स की हों, अमूमन शादियां अब नहीं चल रही हैं। तो वो एक अलग बात है। शोबिज़ में भी कई शादियाँ नहीं चलती। क्या वजह? क्या वजह चलती शादियाँ? मेरे ख़्याल में हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। जेलसी है, एक चीज़ है जो मैं आपके शो के तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों को अब हमारे यहाँ जैसे नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। एक और चीज़ है कि बीवी की तरक्की को नॉर्मलाइज़ नहीं किया जाता हमारे यहाँ। ज़ाहिर है अगर दोनों मियाँ बीवी एक ही प्रोफेशन से हों तो उनमें जेलसी भी आ जाती है, कंपटीशन भी आ जाता है। क्या ऐसा होता है? अगर ये ना भी हो तो कहा जाता है कि भाई तुम्हारी बहन देखो कहाँ पहुँच गई, तुम अभी तक यहीं हो। औरत अगर आगे निकल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मर्द को ताने दिए जाते हैं माशरे की तरफ से। ये बहुत अजीब बात है कि औरत अगर आगे निकल जाए तो उसके लिए मर्द को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि तुम कुछ करो, ज़ोर लगाओ। तो
ये एक बात है जो मुझे लगता है नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। जैसे मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा मशहूर है, वो काम भी मुझसे ज़्यादा करती है, एक ये वजह भी है। उसकी सोच अलग है काम को लेके, मेरी सोच अलग है काम को। मैं थिएटर से आया हूँ, वो टीवी से आती है, तो उस चीज़ को हमारे यहाँ नॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा, जो कि मुझे बहुत फ़नी लगती है बात कि ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि यार वो तो इतनी मशहूर है, आप उतने मशहूर क्यों नहीं हैं। तो ये एक अजीब सा सवाल है जो लोग करते हैं। इसका मतलब माशरे में ये बात अभी भी है कि यार औरत ज़्यादा तरक्की ना करे। और मुझे तो बड़ा फ़ख्र है अपनी बीवी की तरक्की पे, मुझे अपना बहुत फ़ख्र है अपनी बहन की तरक्की पे। और हमारे घर में यही सिखाया गया है कि औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों एक जितनी मेहनत करते हैं और उसका एक जितना ही सिला मिलना चाहिए उनको। इकरा और आपने घर में अपनी जिम्मेदारियां कैसे बांट रखी हैं? बेटे को कौन ज़्यादा लुक आफ्टर करता है? बेटे के फ़ौरन जब प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने कोई काम नहीं किया, मैं इकरा के साथ ही रहा। और जैसे ही बेबी हुआ, कबीर के बाद से मैंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। मैंने इतना काम कभी नहीं किया होगा। मैंने ड्रामे भी डायरेक्ट किए, मैंने फिल्में भी ये सारी कर ली, और अभी बादशाह बेगम जो चल रहा है वो भी एक्टिंग भी कर ली ड्रामे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम हो गया बेटे के बाद 1 साल के अंदर अंदर। तो इकरा ही टाइम दे रही है अभी तक बेटे को। अब वो दोबारा स्टार्ट करेगी, तो हमारी यही डील थी कि जब भी तुम्हें दोबारा स्टार्ट करना हो तो फिर मैं घर पे आ जाऊँगा, मैं काम रोक दूँगा, तो मैं फिर कबीर को देखा करूँगा। वैसे तो घर पे हैं लोग देखने के लिए, लेकिन फिर भी एक पेरेंट का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग मिल बांट के कर लेंगे। हम दोनों का कोई क्रेज़ नहीं है अपने करियर को लेके, कोई हम जंग नहीं है हमारे लिए, कुछ जीतना नहीं है, हमें कुछ साबित नहीं करना किसी को। साबित तो करना होता है, कुछ ना कुछ तो टारगेट होता है ना कि मैंने ये साबित करना है। देखिए ना, आप क्या रह गया, मैंने फिल्म्स भी कर ली हैं, थिएटर भी कर लिया है। कोई किरदार ऐसा हो जो आप निभाना चाहते हो? मैं ईदी साहब का रोल करना चाहता हूँ। मैं अगर कोई फिल्म उनके ऊपर बनती है तो मैं जॉन एलिया का किरदार अदा करना चाहता हूँ, अगर कोई फिल्म उन पर बनती है तो। और इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहूँगा। मैं आसिफ जरदारी साहब का किरदार करना चाहूँगा अगर कोई फिल्म बनती है तो। ये सारे किरदार ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। बेटे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या बनाना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि वो म्यूज़िक सीखे, प्रोफेशनली बेशक ना करे, लेकिन म्यूज़िक सीखे अपने हद तक। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए कोई मेडल लेकर आए स्पोर्ट्स में। ज़रूरी नहीं हो क्रिकेट हो, वो स्विमिंग भी हो सकती है, वो टेनिस भी हो सकता है, वो कोई भी गेम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उसको स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए और म्यूज़िक, ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी जो वो चाहे बनना चाहे, कोई उस पर ज़बरदस्ती नहीं है। काम कम करते हैं तो फिर आमदन भी कम होगी, या आप ज़्यादा कमा लेते हैं? ये मैं जब आ रहा था ना तो मेरी बीवी ने कहा कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि कितना कमा लेते हैं। हाँ। क्योंकि आपका जो ये इंटरेस्ट है ना ख़ास आमदन में, मैं जी काम कम करता हूँ, लेकिन मेरे शायद काम कम करने की वजह भी ये है कि आधी चीज़ें तो मेरी पैसों पे अटक जाती हैं, क्योंकि मैं पैसे ज़्यादा चार्ज करता हूँ। और मुझे पता है जिसने मेरे साथ काम करना है उसने करना ही है, फिर वो दे देगा मुझे वैसे। तो जहाँ लोग दो ज़्यादा चार्ज करते हैं, हाँ जी, 2 काम करके लोग जितने पैसे कमाते हैं वो मैं 1 काम करके कमाता हूँ। तो बस लेकिन कमाता इतना ही हूँ जितनी ज़रूरत हो। लाखों तो कमाते ही होंगे? हाँ जी, लाखों तो अब कोई भी कमाता है। जो बाहर रेडी वाला है वो भी लाखों कमा रहा है। लाखों की वैल्यू ही क्या रह गई है? आप लाख रुपए लेके निकलें ज़रा बाहर और वापस आए पेट्रोल भरवा के तो ख़त्म हो जाएंगे आपके पैसे। बाकी एक ब्रांड्स वगैरह का कोई शौक़ नहीं है, ये सब आम से कपड़े हैं, ये आम सी चीज़ें हैं, कुछ ब्रांडेड नहीं पहना हुआ मैंने, तो पैसे वहाँ खर्च होते हैं, वो नहीं है। डाइन आउट का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, बाहर जाके महंगे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो फिर पैसे उतने बहुत होते हैं जितने आप कमा रहे हैं। ज़्यादा पैसे किससे मिलते हैं, अदाकारी से या लिखने से? पैसे तो ज़्यादा लिखने में हैं, लेकिन लिखना बहुत मुश्किल काम है, तो वो मैं कम करता हूँ। अदाकारी में भी अच्छे पैसे हैं, मुनासिब है। बाकी दुनिया से मुकाबला करें तो बहुत कम है, लेकिन वैसे मुनासिब है, कुछ बुरे पैसे नहीं है। आप टर्किश ड्रामों के क्यों ख़िलाफ़ हैं? मैं टर्किश ड्रामों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में यकीन रखता हूँ। अगर आप मुझे अपने घर बुला रहे हैं तो मैं आपको अपने घर बुला रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही मेरे घर आते रहें और मुझे कभी ना बुलाएं। तो मैं सिर्फ इसके ख़िलाफ़ हूँ कि हमारे नेशनल टीवी पे अगर टर्की का ड्रामा चलता है तो हमारे ड्रामे को भी उनके नेशनल टीवी पे चलना चाहिए, जिससे हमारे फ़नकार को, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। क्योंकि हमारे ड्रामे पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं। तो अचानक से हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं हमारे ड्रामे तो बुरे हैं और टर्किश ड्रामे अच्छे हैं। तो ये बात हमारे जहन में डालना कोई अच्छी सोच नहीं है। इकरा की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से फ़ौरन प्रपोज कर दिया? इकरा में मुझे एक लाइफ पार्टनर दिखी
और मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी। प्रपोज करने से पहले कभी बातचीत की थी कि इस बारे में, क्या उनकी कंसेंट ली थी? जी, ये नहीं पूछा था कि आपको प्रपोज करने जा रहा हूँ, हमारी बातचीत हो गई थी। मैंने उनसे कह दिया था शादी के बारे में। देखिए, ये प्रपोज़ल जो था, ये कोई ऐसा प्रपोज़ल नहीं था कि इससे पहले उन्हें पता ही नहीं था कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि कोई घुटनों पे बैठ के उसे प्रपोज़ करे। तो वो हमने देखा है, किसी ने आईफल टावर के सामने, किसी ने कहाँ प्रपोज़ किया। तो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा था कि आर यू डेटिंग इकरा अजीज़। तो उसका मुझे लगा कि जवाब बेहतर यही रहेगा कि सबके सामने एक ही दफ़ा में आ जाए, और वो उससे बेहतर हो नहीं सकता था कि अवार्ड शो पे वो भी वहाँ मौजूद थी, मैं भी था। तो मुझे लगा कि ये बेहतर मौका है, और मैंने अंगूठी भी बनवा ली थी, तो वो मैंने उसी वक्त कर दिया। वो उन्हें पसंद भी बहुत आया। आप ड्रामा और पाकिस्तानी सोसाइटी को मुनाफिक करार देते हैं, ऐसा क्यों? मुनाफिकत तो हम लोगों में वैसे थोड़ी बहुत पाई जाती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, सोसाइटी में पाई जाती है। तो वो हम में भी है, आप में भी है, सब में है। तो अदाकारों में भी होती है, बस उतनी है। ड्रामा इंडस्ट्री कोई मेरा टारगेट नहीं है कि ड्रामा इंडस्ट्री। सोसाइटी में आप समझते हैं? सोसाइटी में है थोड़ी मुनाफिकत, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। हिपोक्रेसी जो है ना, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसका क्या इलाज है, कैसे ठीक करें? सर, इसका इलाज तो आप जैसे सीनियर लोगों के पास होना चाहिए। मैं तो अभी कल आया हूँ, मुझे क्या पता ये कैसे हल होगा। मैं तो बस अपने आप को ठीक करने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। मुल्क के मसाइल का सियासी हल क्या देखते हैं? सर, मुल्की मसाइल पे मेरी गहरी नज़र है, लेकिन मैं मुल्की मसाइल पे बात नहीं करता हूँ ज़्यादा। सियासत पे नहीं करते बात? सियासत पे बात नहीं करता, क्योंकि सियासत पे बात करना मुझे बेवकूफ़ी लगता है। सियासत में हमेशा से वही होता रहा है जो प्लान होता है पहले से, कुछ नया अचानक नहीं होता। ये बहुत पहले की प्लानिंग्स होती हैं जो आपके सामने अब आ रही होती हैं, मेरा ये सोचना है। तो इस बारे में बात करके अपना वक्त ज़ाया करना, अपने पर्सनल रिलेशंस ख़राब करना, दोस्तियां ख़राब करना, पार्टीबाजी का हिस्सा बन के, इसका कोई फ़ायदा नहीं। किसी पार्टी के हामी? नहीं जी, मैं किसी पार्टी का, मैं डांस पार्टी का हामी हूँ। उसमें मुझे मज़ा आता। आप एक वेब सीरीज़ लिख रहे हैं, कब तक मुकम्मल होगी? वेब सीरीज़ का ये है कि हमारे यहाँ से वेब सीरीज़ ली नहीं जा रही। नेटफ्लिक्स से भी कोई हमारी डील नहीं बन पा रही अभी तक, और अमेज़ॉन से भी कोई बन नहीं पा रही है। तो क्या बैरियर्स हैं, वो कब टूटेंगे? तो उससे पहले वेब सीरीज़ बनाना और फिर कहाँ चलाएं, हमारे पास कोई ऐसे पोर्टल्स हैं नहीं अभी तक। तो इसलिए वो ज़रा मुश्किल काम है, वो रोक दिया। लेकिन फ़िल्म की तरफ है इंशाल्लाह। आप लिखारी हैं, सोचते हैं कि बेगम के लिए कोई किरदार लिखें? बहुत सोच रहा हूँ। जिस तरह के कैरेक्टर्स उसे ऑफ़र हो रहे हैं, और मेरे साथ शादी के बाद उसने भी काम कम करना शुरू कर दिया। तो मैं सोचता हूँ उसके लिए कुछ एक मैंने कॉन्सेप्ट सोचा है, और वो भी ये कह रही थी कि मुझे कुछ लिख के दो। तो देखें बहुत जल्द। मियाँ बीवी में लड़ाई तो होती होगी, किन बातों पर होती है? बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, बस सुनने वाले को ऐसा लगता है यार ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। उसे लगता है कि मैं कमरे को ज़्यादा फैलाता हूँ, जबकि जब सामान उठाया जाता है तो वो उसका सामान ज़्यादा होता है। तो इस तरह की फजूल चीज़ों पे कभी कोई झड़प हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती, क्योंकि मैं लड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, वो भी नहीं है वैसे। तो इकरा आसानी से मान गई थी, उनके घर वालों को मनाने में मुश्किल पेश आई? नहीं, कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई मसला होता भी तो मेरी कन्विंसिंग पावर्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हाँ जी, मना लेते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर अभी मुझे कोई कहे कि आपको मना के कहीं लेके जाना, मैं ले जाऊँगा।